हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लाइव प्रोसेसेस में जो लास्ट हम लोगों का टॉपिक है एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो हम लोग इसके पहले एक टॉपिक पढ़े थे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये कुछ ऐसे हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे, C6H12O6 + O2 और क्या हो रहा था, ये बन रहा था CO2 + H2O प्लस एनर्जी। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में अब ये कहाँ पे, ये जो रिएक्शन है कहाँ हो रहा था, ये सेल के अंदर हो रहा था। और सेल के अंदर क्या है, एक तरह का एक केमिकल रिएक्शन है, या हम ये बोलें कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। उस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो हमने फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट लिया था उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये CO2 और H2O बन रहे हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है या बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल विद इन द सेल हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है वैसे ही ढेर सारे केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली बॉडी में होते रहते हैं। बात क्लियर? तो जैसे इस रिएक्शन में CO2 बन रहा है, तो अब ये CO2 क्या है, ये CO2 जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे काम का नहीं है, बॉडी में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम, जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो वैसे ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है कलेक्टिवली उस सब को हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, ये CO2 बाहर निकला। वैसे ही जो हम लोग अब ये कार्बोहाइड्रेट लिए हैं तो CO2 बना है, तो वैसे ही हम लोग प्रोटीन भी लेते हैं। तो जो प्रोटीन होता है उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनती है। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक पॉइजनस गैस है। तो जैसे ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालना होता है, तो इसके लिए हालांकि अलग से कोई सिस्टम नहीं है, ये थ्रू रेस्पिरेशन बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही जो अमोनिया प्रोटीन के डीएमिनेशन से बनता है तो इसको भी बाहर निकाला जाता है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना है इसका भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो यही जो वेस्ट हैं इसका जब रिमूवल किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हम देख रहे हैं कि CO2 है, ये NH3 है, ऐसे बहुत सारे साल्ट भी बनते हैं, उनको भी बाहर निकाला जाता है। तो जैसे अब CO2 है तो थ्रू रेस्पिरेशन निकल जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अलग से, मतलब हम लोग जब डिफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ही बाहर निकाला जाए तभी एक्सक्रीशन बोला जाए। लेकिन क्या है कि ये इसके लिए हम लोग को अलग से एक सिस्टम होता है, इसलिए हम लोग जब डिफिनेशन लिखते हैं कि एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं तो हम लोग लिखते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक चीज़ और जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो होता है कि इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों एक ही है, अलग अलग है। देखिए जो इजेशन है इसमें क्या था, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था जो इंटेस्टाइन में था उसको बाहर निकाला जा रहा है, जबकि एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है कि जो बॉडी के अंदर विद इन द सेल जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो कुछ बायो प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो हार्मफुल है, उनको जब बाहर निकाला जा रहा है तो उसको हम टर्म दे रहे हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इजेशन इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन। तो ये हम लोगों का एक्सक्रीशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे CO2 बन रहा है वैसे अमोनिया बनती है और इसी अमोनिया को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, जो कि इजेशन से इंटायरली डिफरेंट है। अब ये जो अमोनिया है, ये जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उससे अमोनिया बनती है, लेकिन हम लोग जब इसको बाहर निकालते हैं तो यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में अगर अमोनिया बनेगा तो ये अमोनिया गैस है, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए वो ढेर सारे वाटर के साथ इसका एक्सक्रीशन कर देता है डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वहाँ पर उतना ज़्यादा वाटर उनके बॉडी में नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को बाहर निकाल सकते हैं अमोनिया को निकालने के लिए। तो होता क्या है, ये जो अमोनिया है इसका कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में, और कहाँ पर, लीवर में। तो पहले क्या होता है, जो मैमल्स वगैरह हैं वहाँ पर जो अमोनिया बनती है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर अमोनिया ही बनती है। लेकिन जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वहाँ पर डायरेक्ट, या जो एक्वेटिक्स हैं वहाँ पर अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाला जाता है, जबकि बाकी जो हैं वहाँ पर क्या होता है, अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ पर, लीवर में। तो लीवर में पहले अमोनिया से यूरिया बन जाएगा, फिर उस यूरिया को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि जो यूरिया का फॉर्मेशन है
वो लीवर में होता है, जबकि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो किडनी में होता है। जब यूरिया वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में हम लोग बाहर निकालते हैं वो प्रोसेस किडनी में होता है, यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है, जबकि यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। तो अगर हम लोग देखें एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होंगे, डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी वेस्ट बनेंगे, चाहे अमोनिया हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे। फॉर एग्जांपल फ्लेम सेल्स होती हैं किसमें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, वैसे ही निफ्रिडिया होता है फाइलम मेनिलिडा में, और किडनी होते हैं वर्टिब्रेट्स में। ये अलग अलग उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। अब आते हैं हम लोग जिनके अंदर किडनी है उनके में जो एक्सक्रीशन होगा वो कैसे होगा। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो किडनी है। इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन भी है, तो 2 पेयर ऑफ किडनी है, और यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा है। ये पूरा हम लोगों का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो किडनी है और इसमें क्या होगा, जैसे बाकी सब ऑर्गन है वैसे किडनी भी एक ऑर्गन है। बाकी सब ऑर्गन में आर्टरी और वेन जाती है, वैसे यहाँ भी होगा। आर्टरी और वेन मतलब ऑक्सीजनेटेड और ऐसे लिए हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, लेकिन हम लोग का फोकस होगा कि किस में यूरिया है किस में यूरिया नहीं है। तो ये जो आर्टरी आ रही है इसमें से आर्टरी इसमें जो किडनी में जाएगी वो रीनल आर्टरी है, और जो वापस आएगी वो रीनल वेन होगी। तो ये देखिए जो रेड कलर से है वो आर्टरी है, इसमें से ब्लड मतलब ये किडनी में ब्लड जा रहा है, ऐसे ब्लड जा रहा है और फिर वापस आएगा, ऐसे ये वापस आएगा, ठीक है ना। ये ब्लड ऐसे वापस आ रहा है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा, रीनल वेन के थ्रू ब्लड वापस आएगा। फिर इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन करके जो ब्लड में यूरिया है उसको यूरिन बनाकर ये कुछ पाथ है, इस पाथ से बाहर निकाला जाएगा। ये पूरा काम होता है किडनी में। अब ये काम किडनी में कैसे होता है, तो जो किडनी है तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसमें क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। वही नेफ्रॉन जो होती हैं एक्सक्रीशन की या किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। तो अब हम लोगों को देखना है कि जो यूरिन फार्मेशन होता है वो कैसे होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरिया का फार्मेशन लीवर में हो चुका है। वो यूरिया जो अमोनिया जो था नाइट्रोजनस वेस्ट था, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। ये यूरिया ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड में सर्कुलेट करते हुए वो किडनी में जाएगा। जैसे सारा ब्लड जाता है वैसे किडनी में भी सारा ब्लड जाएगा। यहाँ पर उस यूरिया को अलग कर लिया जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसको एज ए यूरिन बाहर निकाला जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो एक ऐसे होता है, तो हम बोल रहे हैं कि जो किडनी है उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। एक किडनी में करीब 10 लाख के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है थ्रू नेफ्रॉन। तो आइए हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीशन का। तो हम लोग देखते हैं कि इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा कुछ हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो ऊपर का पोर्शन है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के नीचे फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिगजैग हो गया है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो वुमेन कैप्सूल के पास में टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब है, पीसीटी है। उसके बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से वो जिगजैग स्ट्रक्चर है, टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब है, जिसको कि हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में डीसीटी बोलेंगे। फिर ये जो डीसीटी है ये एक कलेक्टिंग डक्ट में जा रही है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरेटर में जाएगी, और यूरेटर क्या होगा फाइनली गॉल ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा को जाएगा। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें 2 नाम और दिख रहे हैं, ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग वुमेन कैप्सूल बोल रहे हैं। एक आर्टरी, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे, किडनी में आर्टरी जाएगी, तो वो जो आर्टरी होगी फिर डिवाइड करके हर एक नेफ्रॉन को जाएगी। जब नेफ्रॉन की इसमें जाएगी तो ये बहुत ही फाइनली डिवाइडेड कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ये कहाँ पर है? वुमेन कैप्सूल में है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है और जो वुमेन कैप्सूल है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग मैलपिघियन बॉडी बोल रहे हैं। ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। और बहुत बार क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना होता है। आप देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टरी आ रही है किसमें? ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर, जहाँ पर वो फाइनली डिवाइडेड हो जा रही है। और हम लोगों को पता है कि जो आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड होता है वो प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि जो अफरेंट आर्टरी है उसका ल्यूमेन जो होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो इफरेंट आर्टरी है वो पतली होती है। तो अगर ये इसका ल्यूमेन चौड़ा है, इसका ल्यूमेन पतला है, नैरो है, तो होगा क्या कि प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो जब प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होगा तो ये जो कैपिलरी हैं उस प्रेशर के थ्रू जो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं वो इधर की ओर फिल्टर हो जाएंगी। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है? तो हम कह रहे हैं कि हाई प्रेशर की वजह से फिल्टर होगा। तो अब ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं जो फिल्टर होंगी? तो ब्लड में ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में भी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लूकोज है, यूरिया भी है जिसको कि हमको निकालना है। तो होगा क्या कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है और जो ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। होगा फिल्ट्रेशन किसका? तो यहाँ पर ग्लूकोज, हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, ग्लूकोज और यूरिया और लॉट ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्या होगा इधर की ओर फिल्टर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन हम लोग ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को ग्लूकोज या बाकी जो चीज़ें उनको बाहर नहीं निकालना है, हमको बाहर केवल निकालना है यूरिया को, वो भी कम से कम वाटर अमाउंट के साथ। और ये वाटर कम से कम वाटर अमाउंट के साथ निकालना है तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होगा, या ये वाटर कितना अमाउंट में जाएगा डिपेंड करेगा कि यूरिया कितना है। तो इस तरह से जो ये नेफ्रॉन है वो वाटर बैलेंस जो हमारी बॉडी का उसको भी मेंटेन करता है, क्योंकि जो यानी कि किडनी जो है वो वाटर बैलेंस को भी हमारे बॉडी में मेंटेन रखता है। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो किडनी होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। अगर कोई प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन किया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो अब क्या होगा, तो हमने देखा कि ग्लूकोज, यूरिया और वाटर बहुत तेज़ी से फिल्टर होके आ रहा है। जितनी तेज़ी फिल्टर होता है उसको हम लोग GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। अब ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों? रीअब्जॉर्प्शन क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज और वाटर को फिर से ब्लड में जाना है। तो होता क्या है कि ये जो आर्टरी आई थी जहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ है, फिर आर्टरी इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरा नेटवर्क बना लेती है। इसको हम लोग पेरिट्यूबुलर आर्टरी बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज आ रहा था, ग्लूकोज का फिर से इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी ग्लूकोज जो होगा वापस से वो ब्लड में चला जाएगा और ढेर सारा वाटर भी वापस चला जाएगा। ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जबकि वाटर का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कुछ वाटर आगे की ओर ऐसे ऐसे जाएगा और धीरे धीरे रीअब्जॉर्प्शन होगा, जबकि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आगे भी जाएगा एज ए यूरिन। अभी जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इन पूरे में जो होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH लिखा है, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और सोडियम जब बाहर निकलता है तो उस आयन को बैलेंस करने के लिए इसका काउंटर आयन Cl- भी बाहर निकलता है। अब जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ पर क्या है, वाटर ज़्यादा है, डाइल्यूट है, तो वाटर अपने आप इधर की ओर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में हम लोग आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी देखेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं। अगर ये हार्मोन कम होगा तो ये जो आयन से इनका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और इनका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। और वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ढेर सारा वाटर यूरिन के थ्रू जाएगा, और ढेर सारा वाटर अगर यूरिन के थ्रू जाएगा तो बार बार मिक्चुरेशन को जाना पड़ेगा। और जब बार बार मिक्चुरेशन को जाना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन डायबिटीज़ में भी होती है। तो डायबिटीज़ में भी बार बार मिक्चुरेशन को जाना पड़ता है, प्लस डायबिटीज़ में क्या होता है, ये ग्लूकोज भी जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज नहीं जा रहा है, वाटर के अमाउंट ज़्यादा होने से यूरिन का अमाउंट बढ़ा है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है डायबिटीज़ से मिलती जुलती है। बस यहाँ क्या है कि यहाँ
जो यूरिन होगा उसमें ग्लूकोज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको भी डायबिटीज़ बोला जाता है, इस कंडीशन को भी, जब एडीएच कम होता है। लेकिन इसको हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, जबकि जब ग्लूकोज भी जाता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है, वहाँ पर हम लोग उसको डायबिटीज़ मिलेटस बोलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है और ये पूरा प्रोसेस है। पहले क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज, यूरिया और वाटर का फिल्ट्रेशन हो गया। फिर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हो गया ग्लूकोज और वाटर का, बाकी यूरिया कुछ वाटर के अमाउंट के साथ कहाँ पर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हम लोगों का यूरिन फार्मेशन का। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है डायलिसिस। कभी कभी क्या होता है, इनमें कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर इनमें इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग नेफ्राइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन हो गया, किसी वजह से भी किडनी खराब हो गया है, तो डायलिसिस कराया जाता है। काफ़ी जाना पहचाना नाम है। डायलिसिस में क्या होता है, यही जो प्रोसेस होता है एक मशीन के थ्रू, आर्टिफिशियल मशीन या आर्टिफिशियल किडनी बोले, उसके थ्रू कराया जाता है। उसमें होता क्या है कि ये जो ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें ऐसे ट्यूबिंग होती है और ये जो पूरी ट्यूबिंग है एक फ्लूइड में इम्बेडेड होती है। वो फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। और ये ट्यूबिंग है, इसी में जो बॉडी है उसकी किसी आर्टरी के थ्रू इसमें ब्लड को इंटर कराया जाता है और ये ब्लड इसमें ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। और जब सर्कुलेट करता रहता है तो उसी समय क्या होता है कि जो इसमें ब्लड में यूरिया है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है और इस डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकालते भी रहते हैं, नया डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें डालते रहते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी का वर्क करता है। इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। हम थोड़ा हिंट दे दिए हैं, आप इसको एनसीईआरटी में फिगर बढ़िया से दिया है, वहाँ पर आपको इस तरह से पढ़ना है। प्रोसेस यही होना है कि यूरिया को बाहर निकालना है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और कैसे क्या हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।